विद्यार्थी मित्रों, इस घंटे में हम लोग जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काव्य साहित्य में से भारतेंदु कालीन कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियों के ऊपर प्रकाश डाल रहे थे। लगभग उसमें से हमने तीन प्रवृत्तियों को इससे पूर्व के घंटे में देखा। अब हम भारतेंदु कालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां जो शेष रह गई है उसे इस घंटे के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो देख लीजिए, मैं आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के षष्ठम सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में से भारतेंदु कालीन काव्य साहित्य के प्रवृत्तियों को बतलाते हुए इससे पूर्व की प्रवृत्तियों का सिंहावलोकन करते हुए शेष प्रवृत्तियों को समापन करने जा रहा हूं। तो हमने देखा था आधुनिक काल का जो काव्य साहित्य है वो भारतेंदु काल से आरंभ होता है और किस प्रकार से उसका महत्व हिंदी साहित्य के इतिहास में उजागर होता है। उसकी प्रवृत्तियों में सर्वप्रथम जो प्रवृत्ति थी देश भक्ति और राजभक्ति, इसके अंतर्गत हमने यह भी देखा था कि किस तरह से अंग्रेज शासन जो है तो भारतीयों को चूस रहा है और उनकी एक काव्य पंक्ति भी मैंने आप लोगों को उस प्रवृत्ति के समय बतलाई थी। भीतर भीतर सब रस चूस, बाहर से तन मन धन चूसे। भीतर भीतर सब रस चूस, बाहर से तन मन धन चूसे। जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी, साजन नहीं अंग्रेज। यानी अंग्रेज जो है तो क्या है, साजन नहीं है। और किस तरह से ये भारतवर्ष का शोषण कर रहे हैं, इस सोने की चिड़िया को लूट रहे हैं, इसका बखान मैंने किया था। इतना ही नहीं, एक पंक्ति और उनकी मुझे जो है तो यहाँ पर स्मरण हो रही है, वो बतलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि देशभक्ति से संबंधित यहाँ पर जो है तो ये पंक्ति है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति खारी। देख लीजिए किस तरह से हमारा धन जो है तो ये अंग्रेजी लोग कम दामों में कच्चा माल हमसे लेकर बड़े पैमाने में पक्के माल को हमसे क्या है पैसा वसूल करते हैं। ये भी रूप क्या है हमें इससे पूर्व हुई परिस्थितियों में उसमें जो है तो उजागर हुआ था। तो देशभक्ति और राजभक्ति से संबंधित एक जो है तो क्या है प्रवृत्ति हो गई थी। दूसरी प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। मैंने आपको इससे पूर्व ही बताया कि हम जो है तो हमारी रूढ़ी परंपरा, जो हमारा इतिहास है ना, हमारी जो तारीख है, हमारी जो है तो क्या है जो पदे वगैरह है, हमारे जो है तो पुराने कवियों की तरह ही क्या है ये कवियों ने भी भक्ति के लीला के उसके गीत वगैरह गाए हुए। और तीसरा जो प्रवृत्ति का हिस्सा था, तीसरी प्रवृत्ति थी जो देखी थी हमने, जनजीवन का चित्रण। सचमुच आधुनिक काल में सर्व सामान्य व्यक्ति को जो स्थान साहित्य में मिला, इससे पूर्ववर्ती तीनों काल में कहीं भी वो नजर नहीं आता। चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, ये तीनों कालों के अंतर्गत हमें दिखाई देता है कि ये राजश्रित काल था, राजाओं का राजवाड़ों का मामला था और छोटी छोटी रियासतों को सब अपना अपना क्या है देश समझते थे और सोने सोने की एक एक अशरफियों पर एक एक दोहा लिखा करते थे। इस प्रकार की स्थिति हमने वहां पे क्या है दिखी थी। और चौथी प्रवृत्ति जो है वो प्रकृति चित्रण की प्रणाली। देख लीजिए, लिख लीजिए से आप। मैंने सिंहावलोकन के अंतर्गत आप लोगों के सम्मुख भारतेंदु कालीन कविता
या भारतेंदुकालीन काव्य साहित्य को सामने रखते हुए उसके प्रारूप को व्यक्त करते हुए उसकी प्रवृत्ति के ऊपर प्रकाश डालना प्रारंभ किया था। और तीन प्रवृत्तियां इससे पूर्व हमारी हो चुकी थी, और तीनों के भी बारे में मैंने जो है तो क्या है सार रूप में जानकारी दी। अब चौथी प्रवृत्ति मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, और वो है प्रकृति चित्रण की प्रणाली। लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने, चलते चलते लिख लेते हैं तो अच्छी बात है। तो देख लीजिए, भारतीय हिंदू काल एवं आधुनिक काल की प्रकृति चित्रण की पद्धति परंपरा के अनुसार ही रही है, उसमें कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस काल के साहित्यकारों ने अपनी रुचि प्रकृति वर्णन में ही अधिक बतलाई। पहले भी हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, ये काल देखा है ना। उस समय की उनके भी जो है तो साहित्य की प्रवृत्तियां वगैरह आप देखते हैं या विशेषताएं देखते हैं, तो उनकी भी रुचि जो है तो प्रकृति वर्णन में ज्यादा थी। वही इन्होंने क्या है कार्य किया। बाह्य प्रकृति वर्णन यहाँ प्राप्त नहीं होता। यहाँ प्रकृति वर्णन में संवेदनशीलता का अभाव है और नागरिकता की बहुलता है। फलता उत्कृष्ट प्रकृति चित्रण का अत्यधिक अभाव इस काल में रहा, जिसके कई कारण थे। देख लीजिए, प्रकृति का चित्रण जैसा हमें छायावाद में दिखाई देता है ना, जूही की कली, है ना, या हमें दिखाई देता है कि अन्य जो है तो कविताएं वगैरह, या रहस्यवादी महादेवी के जो है तो पंक्तियां वगैरह, जो वहां पर प्रकृति का जो चित्रण है, प्रकृति पर जो मानवीकरण का आरोप दिखाई देता है, वो मामला यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इस जो है तो प्रकृति चित्रण की प्रणाली के इस प्रवृत्ति पर क्या है जो है तो अधिक न कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए आप, नंबर 5 की प्रवृत्ति है। कौन सी है? नंबर 5 की इतिवृत्तात्मकता। प्राय ये प्रवृत्ति हर काल में हमें देखने को लिए मिली है, और भारतीय हिंदू काल में भी क्या है ये प्रवृत्ति नजर आती है। तो भारतीय हिंदू काल तथा आधुनिक काल के साहित्यकारों ने गद्य और पद्य दोनों विषयों में समसामयिक विषय पर फुटकर लेख एवं कविताएं लिखी। क्या किया इन्होंने? भारतीय हिंदू कालीन कवियों ने विशेषकर, चाहे वो गद्य की विधा हो चाहे वो पद्य की विधा हो, इन दोनों के विषयों पर उन्होंने जो लेख कविताएं लिखी है वो फुटकर है। वो जो है तो बिहारी के शब्दों में, यदि या बिहारी के दोहों के बारे में जो विद्वानों ने कहा ना, बिहारी ने घाघर में सागर भर दी। बिहारी ने गागर में सागर भर दी और दो पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया, है ना। तो इस प्रकार के उनके जो है तो मुक्तक छंद थे रीति काल में, इसमें उसमें, है ना। तो वही बातें यहाँ पे तीव्रतात्मकता के संबंध में हम देखते हैं तो क्या है पता चलता है कि यहाँ पर इन्होंने, इन कवियों ने, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, इन्होंने जो तो फुटकर लेख और कविताएं लिखी है। गद्य ग्रंथों में जितनी विचार और अनुभूति की गहनता है उतनी कविता में नहीं है। देख लीजिए, विशेष कर गद्य को जितना इन्होंने सराहा है, उसको महत्वपूर्ण बनाया है, उतनी कविता के बारे में देखने के नहीं मिलता। कविता में तो अनेक स्थलों पर मात्र तुकबंदी का यत्न किया गया है। देख लीजिए, औरों के साथ तुकबंदी वगैरह की हुई है, और इसमें जो है तो क्या है, जो मामला होना चाहिए, जो आगे के कवियों में देखने के लिए मिलता है, वो प्रारंभ में भारतीय हिंदू कालीन युग जो है तो कविता में, भारतीय हिंदू कालीन जो है तो काव्य के अंतर्गत वो पैमाने पे नजर नहीं आती। अन्य अनेक कवियों ने भी उपदेशात्मक एवं सुधारात्मक कविताएं लिखी, जिनमें केवल मात्र इति वृत्तात्मकता है। यही इति वृत्तात्मकता की प्रवृत्ति अनेक गद्यकारों में भी रही है, गद्य साहित्य में भी है और पद्य में भी। प्रारंभ में कहा मैंने आपको, वस्तुतः इतिवृत्तात्मकता का अत्यधिक प्रभाव इस युग के बाद के युग पर सर्वत्र दिखाई देता है। देख लीजिए, इस युग में है पर इतने पैमाने पे नहीं है। यहाँ के या इस युग के आगे हम द्विवेदी युग देखते हैं, प्रगतिवादी युग देखते हैं, छायावादी युग देखते हैं, है ना। यह हमें दिखाई देता है जो आधुनिक
हिंदी साहित्य के अंतर्गत को नई कविता तक जब हम आते हैं तो उसमें भी इनके जो है तो क्या है, बातों को हम देख सकते हैं। और युग में ये सर्वत्र क्या है, हमें दिखाई देता है कि प्रचुर मात्रा में। पर इस युग का गद्यकार सजग और सचेत है, अतः अनेक सामाजिक प्रश्नों पर उसने अपने विचार स्पष्ट रूप से क्या है, व्यक्त किए हुए देखने के लिए मिलते हैं। अब देख लीजिए, भारतीय हिंदू काव्य साहित्य के प्रवृत्ति के अंतर्गत की ये पांचवी प्रवृत्ति थी, जिसको मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा, इतिवृत्तात्मकता। अब छठी जो है तो मैं बतला रहा हूं, उसको लिख लीजिए, भाषा। भाषा क्या है? ये जो है तो एक महत्वपूर्ण भारतीय हिंदू युगीन क्या है, प्रवृत्ति है। भारतीय हिंदू युग का यह वैशिष्ट्य है कि इस युग में एक और गद्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ, तो दूसरी ओर कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ। क्योंकि रीति काल का कानून जो है तो उजड़ गया था, रीति काल समाप्त हो गया था। रीति काल में अधिक मात्रा में काव्य का जो साहित्य लिखा गया था वो ब्रज भाषा में था। और ब्रज भाषा जो कोमल कांत, इतना ही नहीं, हृदय को छूने वाली, और वो जो है तो बड़ी मोहक आकर्षक भाषा होने के कारण भारतीय हिंदुकालीन कवियों का भी मोह उससे क्या है, छूटा नहीं। उन्होंने गद्य में जैसे खड़ी बोली का उसका खुलकर प्रयोग किया, उस पर लेखनी खूब चलाई। काव्य में भी उन्होंने जो है तो क्या है, खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा को भी क्या है, अपनाया हुआ देखने के लिए मिलता है। भारतीय हिंदू युगीन साहित्यकारों को ब्रज भाषा के प्रति विशेष मोह और आकर्षण रहा। वे खड़ी बोली को कविता के लिए प्रयुक्त नहीं समझते थे, अतः वे काव्य रचना ब्रज भाषा में ही करते थे। किंतु गद्य के क्षेत्र में भी लगभग सभी विधाओं में खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग होता रहा। खड़ी बोली हिंदी का सुस्पष्ट रूप जो है तो अनेक गद्यकारों में दिखाई देता है। फिर भी ऐसे गद्यकारों ने कवियों के लिए जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, भाषा संबंधी विवाद के अंतिम स्थिति में हमें दिखाई देता है कि द्वितीय युग में इसके बारे में जो है तो क्या है, बड़े पैमाने पे कार्य हुआ है, जहां हर क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग क्या है, देखने के लिए मिलता है। अपवाद के रूप में भारतीय हिंदू कालीन काव्य साहित्य में जो है तो क्या है, खड़ी बोली का मामला नजर आता है, और ब्रज भाषा का बड़े पैमाने पर। उसके विपरीत गद्य में जो है तो क्या है, हर विधा में, हर क्षेत्र में, हर इसमें जो है तो क्या है, खड़ी बोली को ही महत्व दिया गया है। आगे चलकर हमें दिखाई देता है कि ब्रज भाषा जो है वो जो है तो नहीं के बराबर रहती है, और जो है तो काव्य में अधिक पैमाने पे क्या है, हिंदी का बोलबाला होता है। खैर देख लीजिए, भारतीय हिंदू युगीन काव्य साहित्य के प्रवृत्ति के अंतर्गत की जो है तो ये छठी प्रवृत्ति थी, और जिसको हम भाषा के अंतर्गत देख रहे थे। अब सातवीं प्रवृत्ति मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं, छंद। अब आप लोगों को पता है, चाहे आदि काल हो, भक्ति काल हो, या रीति काल हो, ये क्या है, काव्यमय काल था, कविता का काल था। सब साहित्य काव्य में लिखा हुआ था, और वहां पर क्या है, छंदों की भरमार थी, है ना। भारतीय हिंदुकालीन कवियों के छंद के संदर्भ में यदि हम देखें तो पता चलता है कि उन्होंने भी जो परंपरा से चले आए हुए छंद है उसी का ही प्रयोग किया। अर्थात इन कवियों ने दोहा, सवय, रोला, छप्पय, कवित, सोरठा, आर्या, हरितादिका, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग कर उसकी ओर क्या है, पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का सफल प्रयास किया हुआ है। साथ ही लोग प्रचलित छंदों का भी क्या है, प्रयोग इन कवियों ने या कविता के माध्यम से किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। अब प्रचलित छंद में हम देखते हैं कि कौन से आते हैं, लावनी,
कजरी, झूला आदि जो है ना प्रचलित लोक परंपरा, रूढ़ी परंपरा से आए हुए है। और ये हमें दिखाई देता है साहित्यिक धरातल से आए हुए, दोनों का यहाँ पर उन्होंने खुल करके आए प्रयोग किया हुआ है। कुछ एक कवियों ने तो इस काल में भी संस्कृत में वर्ण वर्ण वृत्तों का प्रयोग किया, और सभी रचनाकार प्रचलित छंदों का भी क्या है प्रयोग करते रहे। इस युग में इस क्षेत्र में कई स्वतंत्र एवं नवीन प्रयास कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। वस्तुतः नवीन छंद प्रयोग का काफी यहाँ पर जो है तो कार्य करने के लिए जो है तो स्थान था, किंतु इस युग में इन्होंने जो है तो उस पर कोई कार्य नहीं किया। इसका अभाव बड़ा क्या है खटकता रहता है। यदि नवीन छंदों का प्रयोग इस युग में होता तो संभवतः इस युग की महत्ता और अधिक बढ़ जाती। देख लीजिए, भारतीय हिंदू युगीन काव्य साहित्य के अंतर्गत की सातवीं प्रवृत्ति जो है तो छंद है, और छंद के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि भारतीय हिंदुकालीन कवियों ने क्या है छंद में जो है तो कुछ इतना उचित जो है तो नया कार्य कुछ किया हुआ नजर नहीं आता। परंपरा से चले आए हुए दोहों को, और इतना ही नहीं तो हमें दिखाई देता है कि लोक प्रचलित छंदों को, परंपरा तथा लोक प्रचलित छंद, ये दोनों को ही उन्होंने क्या है आगे बढ़ाने का कार्य किया। यदि वो चाहते तो नवीन छंद भी इसमें क्या है निर्माण कर सकते थे, लेकिन इस दिशा में कोई कार्य हुआ हमें देखने के लिए नहीं मिलता। अंतिम प्रवृत्ति मैं यहाँ आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि हमें इस भारतीय हिंदू युगीन काव्य साहित्य के रूप को या ये काव्य साहित्य को क्या है समाप्त करने में जो है तो कोई दिक्कत निर्माण नहीं होने वाली। फिर उसके बाद हम जो है दूसरे युग की अर्थात द्विवेदी युगीन काव्य को क्या है देख सकते हैं। तो अंतिम यहाँ पर जो प्रवृत्ति है वो साहित्यिक रूप की प्रवृत्ति है, साहित्यिक है। अब साहित्यिक रूप में यदि आप देखते हैं तो पता चलता है कि भारतीय हिंदू युग की यह विशेषता रही है कि अधिकतर लेखक इसमें प्रधानता देश प्रेमी पत्रकार और प्रचारक रहे। क्योंकि ये जो मरहला था, ये जो पीरियड था, ये जो कालखंड था, ये क्या है हमें दिखाई देता है कि आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को जो है तो क्या है उसमें ज्यादा सफर हुआ उसको ज्यादा लेकर चला हुआ था। तो इन्होंने जनता में जागृति के लिए, जन जागरण के लिए, लोक मानस के मानस पटल पर प्रतिबिंबित करने के लिए है ना अपने साहित्य के माध्यम से जो है तो क्या है उनमें ऊर्जा निर्माण करने का कार्य किया हुआ है। तो इसके परिणाम स्वरूप इस समय के अधिकतर लेखक जो है तो देश प्रेमी पत्रकार एवं क्या है प्रचारक ही है। कवि और साहित्यकार कम है। इस युग के गद्य की अपेक्षा कविता में विचारों और अनुभूति की गहनता की अपेक्षा कृत क्या है कम है। परिणामतः इस युग के कविता में कलात्मक अभिव्यक्ति का भी अभाव रहा है। जो काव्य में कलात्मक अभिव्यक्ति होती है ना वो भी इतने बड़े पैमाने पे यहाँ नजर नहीं आती है। और इतना ही नहीं तो इस काल की अधिकतर रचनाएं न तो सरस है और न ही साहित्यिक है। चुप लिखने की बोल के लिखी हुई है, देश प्रेम से ओतप्रोत होकर देश भक्ति को फोकस करने के लिए इस प्रकार की जो है तो क्या है साहित्यिक रचनाएं देखने के लिए मिलती है। फिर भी कुछ एक रचनाकार ऐसे है जिनकी कविता में ये अभाव नहीं है। वे जो है तो रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगन, बाल मुकुंद गुप्त आदि विद्वान जो है ये जो है तो उच्च कोटि के जो है तो साहित्यिक रूप को क्या है प्रतिपादित करने वाले हैं। वो हम यहाँ इस प्रवृत्ति के अंतर्गत साहित्यिक रूप की प्रवृत्ति के अंतर्गत क्या है देखने के लिए मिलता है। और भारतीय हिंदू काल के साहित्य का महत्व जीवन के अनुशीलन की दृष्टि से है। और इन साहित्यकारों को अपने कर्तव्य और दायित्व का क्या है पूरा पूरा ध्यान है। इन रचनाकारों ने तात्कालीन जीवन में परिपूर्ण रूप से हटकर अपने कटु अनुभव और सत्य को निर्भय पूर्वक वर्णन करते हुए क्या है लिपिबद्ध किया हुआ है। यही वो काल है जहाँ कविता और जीवन की निकट का संबंध प्रस्थापित हुआ है। यानी यही प्रारंभिक काल है कि यहाँ पर कविता और जीवन का संबंध उन्होंने जो है तो क्या है निकटतम रूप से क्या है प्रस्थापित करने का प्रयास किया हुआ। इस युग के सचेत सजग कलाकारों ने यहाँ के ज्वलंत प्रश्नों की अभिव्यक्ति अपने साहित्य के माध्यम से की है। जिस जीवन को इन्होंने भोगा उसी को अभिव्यक्त
इनके साहित्य में हुई है या हुआ है, यही इस काल की कविता की क्यों है तो हमें दिखाई देता है कि साहित्यिक महत्ता है। देख लीजिए, हमने लगभग भारतीय हिंदुकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसको जो है तो आप लोगों के सम्मुख रखा। सार रूप में केवल मैं इतना ही कहूंगा आपको, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है जो कि भारतीय हिंदू युग के साहित्यकारों को अपने कर्तव्य और दायित्व का क्या है, पूर्ण ज्ञान है। इन रचनाकारों ने अपनी अनुभूतियों का सही एवं सच्चा वर्णन किया है। तात्कालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में डूबकर ही इन्होंने अनुभव का बेझिझक होकर निर्भयता से वर्णन किया है। इन रचनाकारों ने अपने समय का वास्तविक रूप अपने साहित्य के माध्यम से सर्वसाधारण जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है। शायद इसीलिए शायद इसीलिए विद्वान कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जीवन के कटु सत्य को नैतिक साहस, भावानुभूति की सच्चाई और सत्यता के प्रति प्रेम अत्यंत प्रशंसनीय है। इन सभी बातों का तात्कालिक साहित्य पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ है। इसी कारण साहित्य में समय तथा वास्तविकता का समावेश हुआ है। इसी यथार्थवादिता तथा वास्तविकता के प्रेम से प्रेरित होकर साहित्यकारों ने जीवन से उत्साह तथा स्फूर्ति प्राप्त की और इस प्रकार जीवन और साहित्य का निकट संबंध जो है तो क्या है प्रस्तापित हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या है मिलता है। संपूर्ण भारतीय हिंदू युगीन साहित्य का महत्व जीवन तथा साहित्य के अनुशीलन पर निर्भरित या निर्धारित है और यही इस साहित्य की सबसे बड़ी क्या है उपलब्धि मानी जाती है। भारतीय हिंदू युगीन साहित्यकारों ने भिन्न भिन्न स्तर पर जन जागरण का कार्य करके साहित्य को कर्तृत्ववान जीवन से जोड़ा। इन रचनाकारों का विश्वास बातों में नहीं कर्म में था। यही कारण है कि समग्र स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व इस समय के हिंदी गद्य साहित्य पर ही रहा। यही कारण है कि आज भारतीय हिंदू युगीन साहित्य अपने अनूठे रूप के कारण क्या है महत्वपूर्ण बना हुआ हमें दिखाई देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य का गद्य हिंदी साहित्य का गद्य हिंदी साहित्य का गद्य गद्य का जो है तो भारतीय हिंदू युगीन जो साहित्य था उस पर जो है तो चर्चा की और चर्चा के उपरांत उसका जो है तो क्या है मैंने सिंहावलोकन सार या निष्कर्ष भी आप लोगों के सम्मुख रखा। मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस घंटे में भारतीय हिंदू युगीन जो प्रवृत्तियां हैं जो शेष रह गई थी उसे आप लोगों के सम्मुख जो है तो सविस्तार आसान शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया और आप लोग भली भांति उससे अवगत हुए होंगे, है ना। यदि किसी को कुछ पूछना है कुछ समस्या है तो पूछ सकता है। और इतना कहते हुए हम यहाँ पर क्या है विराम